हम लगातार कई मुद्दों पे बात करते हैं और बात आती है महाकौशल की। तो तेवर का नाम आता है जिसको कि कहा जाता है कि वहाँ पे 3 राजवंशों का इतिहास धरती के भीतर है। न सिर्फ पुरातात्विक महत्व की धरती है वो, बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी वहाँ पर बहुत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तिवारी जी, आपका तो जन्म स्थान है तेवर। तेवर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे इतिहास की इबारतें आज भी जमीन के भीतर से झांकती हैं? तेवर का नाम आते ही अधिकतर जितने इतिहासविद होते हैं उनको सबको ये मालूम है कि तेवर अर्थात त्रिपुरी, और त्रिपुरी से ही हम संदर्भ लें त्रिपुरारी का। त्रिपुर का अरि यानी दुश्मन, त्रिपुर का दुश्मन शंकर भगवान है, और शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का यहाँ वध किया था, और इसी के कारण उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। बहुत बड़ी कहानी है ये, आध्यात्म से यानी संबंधित है। त्रिपुर तेवर जो है वहाँ पे त्रिपुर का वध हुआ। जी हाँ, ये त्रिपुर पूरा त्रिपुर क्षेत्र है ये। यहाँ से लेके आप भेड़ा घाट से आगे इधर पर बरगी डैम से आगे तक पूरा ये क्षेत्र त्रिपुर क्षेत्र कहलाता है। और कहते हैं कि त्रिपुरासुर से जब युद्ध हुआ था तो ये पूरा क्षेत्र, इसी क्षेत्र में युद्ध हुआ था, और फाइनली जो डैम है, डैम वहाँ पर एक नंदकेश्वर मंदिर है, तो डैम के आसपास ही उनका वध किया गया था। इस वध की बहुत बड़ी कहानी है। भगवान विष्णु ने खुद एक विश्वकर्मा जी ने रथ बनाया था। भगवान जब रथ के पहिए तोड़ डाले त्रिपुरासुर ने अपने बाणों से, तो भगवान विष्णु ने एक नंदी का रूप रखा, बैल का रूप, अपने सींगों से उसको रथ को उन्होंने संभाला था, और उसी समय उनका वध हुआ था। और वध करने के बाद में भगवान विष्णु ने वहाँ एक शिवपिंडी निर्मित करके उनका अर्चना की थी, और भगवान शिव ने खुद बोला था ये द्वादश शिवलिंग तो नहीं है, यानी ये दिव्य शिवलिंग है, और इसका नाम नंदकेश्वर है, नंदी के ईश्वर। इधर नंदी मतलब विष्णु भगवान। तो ये त्रिपुरारी वाली ये आध्यात्म की कहानी है। वैसे ये एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी डॉक्टर विजय तिवारी जी ने दी है। लेकिन एक और चीज आती है, बार बार ये प्रश्न आता है कि तेवर जो है 3 राजवंशों का इतिहास वहाँ पर है, तो उसमें कौन कौन से राजवंश हैं? देखिए, बहुत पहले हूण है वंशी राजा लोगों की वो थी। इसके बाद में यहाँ पर कलचुरीज आए। कलचुरियों की राजधानी थी, करीब 1200 तक, 1200 ईस्वी तक कलचुरियों की राजधानी थी। इसके बाद में गोंडवाना शुरू होता है। रानी दुर्गावती का हम नाम लें तो ये तीन राज शासन हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कलचुरियों में एक गांगे देव के लड़के थे, कर्णदेव। कर्णदेव ने इतना ज़्यादा राज्य का विस्तार कर लिया था कि शायद भारत में और कोई दूसरा इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। कहते हैं औरंगजेब से, समुद्रगुप्त से ज़्यादा इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो बल्कि इतिहासविद इनको इंडियन नेपोलियन कहा करते थे, और इन्होंने ही एक कलचुरी संवत चलाया। इनको सम्राट घोषित किया गया। ये सम्राट थे और शिव भक्त थे। हर जगह इनके शिव की नगरी, और शिव के शिवलिंग्स वगैरह, चाहे मंडला है, चाहे माहेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल के आगे तक, और यहाँ रतनपुर तक की बात कर रहा हूँ, इधर में इलाहाबाद तक की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था। यानी कर्णदेव सिंह, लोग अधिकांश तौर पर कर्ण की राजधानी बोलते हैं और महाभारत काल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इतिहास में बहुत सी गलतियां होती हैं, और जब तक वहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया है उनसे न समझा जाए तो उस क्षेत्र को समझना मुश्किल होता है। कर्णदेव सिंह का साम्राज्य बहुत पूरे भारत में, और जैसा कि बताया कि उनको भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। तिवारी जी, वहाँ पर अभी भी जिस तरीके से पुरातत्व की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, मूर्तियाँ निकलती हैं, महल के स्तंभ वगैरह भी निकलते हैं, वो किस काल के हों? इसके पूर्व में आपका पूर्व का प्रश्न है, उसका उत्तर दे दूं कि वाकई महाभारत वाले जो कर्ण थे, कुंती पुत्र कर्ण, ये वो कुंती पुत्र कर्ण ही हैं, द्वापर युग में हुए थे।
और ये करीब 500-600 की बात है, 452 ईस्वी के बाद वाली बात है। तो ये यशःकर्ण गांगे पुत्र है, आल्हड़ देवी वगैरह, ये पूरा एक राजवंश है। तो ये दूसरे हैं क्योंकि इनका पूरा साम्राज्य था और ये है। अब बात आती है यहाँ इतिहास की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कर्णदेव के पहले ही, कर्णदेव ने जब इसको राजधानी बनाया था, करीब 800 की बात करूँ मैं, बनाया था, तो उस समय कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी यानी पूरे के पूरे कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी है, और त्रिपुरी राजधानी हुआ करती थी। और इसका कर्णवती नाम की नगरी कहा कर्णावती, कर्णवती नगरी इसको कहा जाता है। और कर्णवती नगरी में बहुत ही स्थापत्य कला की बात करें, शिल्प कला की बात करें, मूर्ति कला की बात करें, चूँकि मैं बार बार ये बताता हूँ लोगों को कि धर्ममय पूरा राज्य था इनका और शिव भक्त थे ये। तो इनकी मूर्तियाँ, सारी मूर्तियाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे यहाँ पर आपको बुद्ध की भी प्रतिमाएं मिलती हैं और गणेश की भी मिलती हैं, विष्णु की भी मिलती हैं, शिव प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा शिव प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ये इस धर्ममय था। तो बात आती है कि ये एक स्वर्ण काल था कर्णदेव के समय का। और उसके बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद, रानी दुर्गावती के बाद की बात करें हम, तो यहाँ का जो वहाँ के पुरातत्व अवशेष थे, जो ऊपर वाले अवशेष थे, उसको ट्रेनों में भर के, रेल पटरियाँ यहाँ से बना के, उस ट्रेनों को यहाँ से 200-300 किलोमीटर इटारसी तरफ और 200-300 किलोमीटर इलाहाबाद तरफ की जितनी पुलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, वो सब यहीं के पत्थर ढो के बनाई गई हैं। और आज उन पुलियों को यदि देखा जाएगा तो उसमें नक्काशी वाली और ये पूरे महलों के, बताते हैं कि जो ये पुराना रेलवे ब्रिज है तिलवारा का, उसमें किसी अंग्रेज पुरातत्वविद ने वो मूर्तियों को देख लिया था और उसने उस पर सवाल किया था कि आखिर ये कैसे लग गई इस पुल के पिलर्स में। इस विषय में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये 100% सत्य है कि यहाँ के जो पत्थर हैं, यहाँ की मूर्तियाँ हैं, ये सब यहाँ से लोग चुरा चुरा के ले जाते रहे। और अंग्रेज़ शासन ने भी यहाँ से पूरे पत्थर, बने हुए पत्थर ले जाके सब इसका दुरुपयोग किया है। मैं उपयोग तो नहीं बोलूँ, दुरुपयोग किया है। और यहाँ के पूरे वो पत्थर सब बाहर चले गए हैं। अब जो कुछ बचा हुआ है तो उसका 2-4 जगह पर इसका संग्रह किया गया है। अब बात आती है उत्खनन की, अवशेष की बात आती है। आज मात्र 2 अवशेष हैं। एक है त्रिपुर सुंदरी, 3 मुख वाली प्रतिमा है जिसे त्रिपुर सुंदरी का नाम दिया है। बहुत सारे इतिहासवेत्ता की अलग अलग बातें हैं त्रिपुर सुंदरी को लेके, ये विषयतर हो जाएंगे हम। लेकिन एक वो है और दूसरा है एक, हम लोग उनको गांव की भाषा में बेहुरे बोलते हैं, है ना। अब हाँ, बेहुरे एक मंडप था उधर पर। मंडप के यदि 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा गिर जाता है, बाकी 3 हिस्से पड़े हुए हैं। और पिलर है करीब समझ लीजिए 12 बाई 12 या 15 बाई 15 फीट की दूरी के, और 10-10 फीट के पत्थर हैं। आज भी उसमें कुछ कलर है और वो मंडप भर बना, बस इतने अवशेष हैं। मैं खुद ही इसका प्रत्यक्ष हूँ कि उसी जो अवशेष के निकट ही मेरे को 1000 साल पुराना गेहूँ मिला था मेरे को। मैं उस गेहूँ को मैंने वहाँ से निकाला गेहूँ को, और उसको एल्युमिनियम फॉइल में रख के बीरबल साइनी पेलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट लखनऊ उसको रिसर्च के लिए भेजा था। और ये बात है 80-82 की बात है। उस समय उन्होंने 950 प्लस माइनस 50 ईयर्स उसको पुराना बताया हुआ था। वो आज भी मेरे पास में करीब 50 ग्राम करीब मेरे पास आज भी रखा हुआ है। तो एक ये, और दूसरा यहाँ पर चाहे नागपुर यूनिवर्सिटी हो, सागर यूनिवर्सिटी हो, पूना यूनिवर्सिटी हो, इनके पुरातत्व विभाग ने यहाँ के कई बार, कम से कम 4-5 बार यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है, जिसमें मैं उसका गवाह हूँ कि वहाँ पर जो उस समय की जो ईंटें हैं, आज की ईंट के 4 ईंट के बराबर, मतलब 1.25 फीट बाई 1 फीट ऐसे बड़ी बड़ी ईंटें निकलती थी। आज जाओ तो खेतों में सिक्के मिलते हैं, कुछ मूर्तियों के टुकड़े मिलते हैं। हर जगह, कहीं ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर खोदा जाए तो जो कर्णवती नगरी के यदि यहाँ पर अवशेष ना मिलें। आज 40 फीट नीचे हम खोदते हैं। अब ये मालूम नहीं कि हुण वंश का
है वंश का है, लेकिन 40 फीट ऊंचे जब यहाँ पूना यूनिवर्सिटी ने, सागर यूनिवर्सिटी खुदाई की तो 40 फीट नीचे चौका मिल रहा है, वहाँ लैट्रिन के सबूत मिल रहे हैं, चूल्हे मिल रहे हैं 40 फीट नीचे। आप सोचिए जरा, इतना पूरा वो आज भी। तो ये पूरे के पूरे प्रमाण इन यूनिवर्सिटी में जाके, उनके काल में जाके पता किया जाए तो, चूँकि इसकी रिपोर्ट विस्तृत करके हमारे समाज में इस तरह से कोई पुस्तकाकार नहीं हुई है। यदि ये की जाए, हमारे यहाँ से 2-3 किताबें ज़रूर हैं, MC चौबे जी और हीरालाल राय जी की त्रिपुरी का इतिहास वगैरह हैं, लेकिन उसमें भी इतना विस्तृत विवरण नहीं है त्रिपुरी के इतिहास के बारे में। त्रिपुरी के इतिहास को लेकर जब बात की जा रही है तो निश्चित है कि धरती के गर्भ में वहाँ बहुत कुछ छिपा है, जिसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। और पुरातत्व के लिए एक बहुत बड़ी एक खोज होगी जब वहाँ पर जो पुरातत्व के अवशेष मिलेंगे तो भारतीय संस्कृति और राजवंशों के इतिहास का बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर विजय तिवारी जी, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। नमस्कार।